हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट बाय एनएस में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपनी लाइफ को और अपनी सेहत को दोनों को एंजॉय कर रहे हो। तो बेसिकली जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आपने जो डॉलर करेंसी है यूएसए की, उसके बारे में जरूर सुना होगा और आप उसको मतलब कि एज ए वर्ल्ड करेंसी के रूप में जानते हो। चलो, अगर आपको इस बात का भी नहीं पता तो आपने मतलब कि एक चीज तो जरूर अपने कैरियर के अंदर, आपने किसी न्यूज चैनल के अंदर या किसी न्यूज पेपर के अंदर या फिर आपका कोई भी जो सोशल मीडिया साइट है वहां पे एक चीज आपने जरूर सुनी होगी कि अमेरिका ने अलग अलग देशों के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। कभी वो भारत के ऊपर लगा देता है, कभी पाकिस्तान के ऊपर, कभी चाइना के ऊपर, कभी रशिया के ऊपर। आपके माइंड में एक चीज तो जरूर आई होगी, ये अमेरिका ही हर बार सैंक्शन क्यों लगाता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं तो आपने अगर अपनी लाइफ में कभी भी कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की है, इंटरनेशनल का मीनिंग क्या है, अगर आपने एक देश से दूसरे देश में अगर पैसे भेजे हैं तो बेसिकली किस में भेजे जाते हैं, डॉलर में भेजे जाते हैं। अगर आपने नहीं भेजे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, उसका आंसर है आपका डॉलर में भेजे जाएंगे। अगर किसी ने भेजे हैं तो उसको तो पता ही है इस चीज का। ये भी आपके माइंड में आता हुआ है, यार ऐसा क्यों है, डॉलर में ही क्यों भेजे जाते हैं पैसे। तीसरा, अगर हम बात करते हैं तो वही इंटरनेशनल करेंसी आपकी डॉलर के रूप में ही क्यों यूज की जाती है। और जो चौथा क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है वो ये होता है कि जो हर एक कोई देश होता है वो क्या करता है, आज के दिन दूसरे देश के साथ कुछ ना कुछ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उसका चलता रहता है। भाई, हम किसी दूसरे देश से कुछ सामान खरीद के लेके आएंगे जो वहां पर एक्सेस में है, और जो हमारे देश में जो ज्यादा मात्रा में होता है हम उसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो इसी को बोलते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो इसके लिए क्या होता है, जो भी कंट्री है ना, मोस्टली जो वर्ल्ड के अंदर है, उनके पास अपना एक फॉरेक्स रिजर्व होता है। फॉरेक्स रिजर्व का मीनिंग क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूं कि आपके पास आपका जो बैंक खाता है तो उसके अंदर आपकी कुछ मतलब की सेविंग्स हैं, तो सेम वही बोल सकते हो कि किसी भी जो देश के अंदर है ना, जितने भी आपके देश हैं उन सभी के पास अपना खुद का फॉरेक्स रिजर्व है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, किसी दूसरे देश के साथ आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंडक्ट करते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि जो वो फॉरेक्स रिजर्व होता है ना किसी भी देश का, वो भी हमेशा क्या होता है, डॉलर के अंदर ही होता है। वो अपना मतलब कि जो वो अकाउंट के अंदर जो वो पैसे रखता है वो हमेशा डॉलर में होती है। तो ये आपके देखो माइंड में आ सकता है, डॉलर में क्यों रखता है, हमारा देश भारत है, रुपया यहाँ की करेंसी, और रुपये में क्यों नहीं रखता। या जो आपकी जो अलग अलग देश है उनकी अपनी अलग अलग करेंसी है। तो जितने भी देशों का आपको पता है या नहीं पता तो वो आप अपना मतलब कि समझ सकते हो उस चीज से। तो अब इन सभी सवालों के क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आ रहे हैं, जो भी जितने भी यहाँ पर हाउ वाई, तो ये सारे सवाल आपको, ये छोटा सा डिस्कशन रहेगा हमारा 8 से लेकर 10 मिनट का। तो ये अगर आप डिस्कशन अच्छे से सुनोगे तो आपके सारे डाउट है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो बात स्टार्ट करते हैं। हमारे वर्ल्ड के अंदर मतलब कि 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं। तो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर जिस टाइम पे आपका खत्म होने वाला था, लगभग आप बोल सकते हो 1944 के आसपास ये आपका खत्म होने जा रहा था। तो एक साइड से आपको पता है आपके जापान, जापान के बाद आपकी इटली और इटली के बाद जर्मनी, ये तीनों के तीनों आपकी एक साइड से लड़ी थी। और दूसरी साइड से थे आपका इंग्लैंड, इंग्लैंड के बाद आपका फ्रांस, फ्रांस के बाद आपका रसिया, और रसिया के बाद यहाँ पर था इसके अंदर यूएसए। अमेरिका बहुत लास्ट में एंट्री की थी उसने। तो एक टाइम ऐसा था जिस टाइम पे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, तो ये जो कंट्री हैं इन्होंने सभी ने मिलके इनकी इतनी बुरी हालत कर दी थी, आपकी इंग्लैंड की, फ्रांस की, आपकी रसिया की। ये देखो आप जो बड़े बड़े शहर है आपके, उनकी क्या हालत हो चुकी है। ये आपका बर्लिन है, तो जर्मनी की जो कैपिटल है उसकी आप हालत देख सकते हो। ये आपका लंदन की हालत है। तो देखो अलग अलग देशों की जो जितने भी मतलब बड़ी बड़ी सिटीज थी उनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। तो अब यहाँ पर वर्ल्ड के माइंड में मतलब कि एक ही चीज आ रही थी कि भाई मतलब कि वर्ल्ड वॉर के बाद आपका बहुत बुरी हालत हो चुकी है वर्ल्ड की, तो इस चीज को कैसे सुधारा जाए, हम दोबारा से कैसे पटरी के ऊपर आए, हमारा जितना भी जो ये लॉस हुआ है उसको कैसे कवर किया जाए, या जो भी मतलब कि हमारा ये अगर हम बात करते हैं जितनी भी आपकी बिल्डिंग है वो सारी डिस्ट्रॉय होगी, तो अपनी इकोनॉमी को दोबारा से कैसे पटरी पे लेके आया जाए। तो उसके लिए क्या हुआ कि सभी देशों ने मिलकर, टोटली यहाँ पर 37 कंट्रीज हैं, उन्होंने मिलकर क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की। कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है आपका, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। और इसके अंदर यही डिस्कशन किया गया कि भाई जितना भी जो ये नुकसान हुआ है तो हम मतलब कि अपने आप को इसको कवर करके और दोबारा से पटरी के ऊपर कैसे लेके आ सकते हैं। तो उस चीज के लिए मतलब कि कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी। अब इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या हुआ, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर हम देखते हैं तो उस टाइम पे आपकी जो वर्ल्ड की जो सबसे मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जो इकोनॉमी बची हुई थी वो कौन थी, अमेरिका थी। क्योंकि देखो आपका जो जापान है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, रसिया है, या आपका इटली है, या आपका ये आपका जर्मनी है, सभी की हालत इतनी ज्यादा खस्ता थी। और जो बाकी जो आप आज के दिन जिन मेजर कंट्रीज को जानते हो, चाइना है या फिर आपका जो इंडिया है, ये तो वहां पर आजादी नहीं हुए थे 1944 के आसपास, तो आप इनको तो उस टाइम पे काउंट ही नहीं करोगे। तो जो वर्ल्ड की जितनी भी मेजर कंट्री थी उनकी बुरी हालत थी। सबसे स्ट्रॉन्ग वहां पे कौन दिखाई दे रहा था उनको, अमेरिका। तो एक हिसाब से आप ये बोल सकते हो, वो कहावत है ना आपकी, अंधों में काना राजा,
तो सारे के सारे उस टाइम पे अंधे थे, ये ठीक है, मतलब कि फिर भी इसकी हालत बहुत बढ़िया थी, तो इसको इन्होंने क्या बोल दिया, राजा बना दिया। और उस टाइम पे इसकी जो करेंसी थी डॉलर, वही एक स्टेबल करेंसी थी, नहीं तो सबकी हालत इतनी ज्यादा पतली थी कि आप समझ भी नहीं सकते वो उस टाइम पे। तो अब इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका बोला ठीक है जी, मैं आपको मतलब कि लोन दे दूंगा या जो भी कुछ है। तो उन्होंने क्या किया, आपका मतलब कि दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक का नाम तो हुआ वर्ल्ड बैंक और दूसरे का नाम है आपका आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब ये आपको पता होगा, आज के दिन भी अगर किसी वर्ल्ड को लोन की रिक्वायरमेंट होती है किसी कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए या अपना कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वो वहां पे लगाना चाहता है, तो उन सभी चीजों के लिए उसको लोन दिया जाता है। वो कौन देता है, आपका वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन वहां पे बनाई गई और इनके अंदर जो सबसे मेजर शेयर है आज के दिन, वो आज के दिन भी आपका यूएसए का है। तो उन्होंने क्या बोला है कि भाई हम है ना एक काम करते हैं, डॉलर को है ना इंटरनेशनल करेंसी मान लेते हैं। और अब क्या करेगा, जो भी कोई देश है ना, वो अपने रिजर्व के अंदर आपका डॉलर को ही रखेगा। ये देखो आपका रिजर्व के अंदर, वो बताया था ना आपको फॉरेक्स रिजर्व, तो ये देखो उस मीटिंग के अंदर ऐसा डिसाइड किया गया कि हम यहां पर अपना क्या करेंगे, डॉलर को अपना रिजर्व के अंदर रखेंगे। तो यहां तक तो बात ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आ रही है। अब उसके बाद मतलब कि यूएसए ने भी वो कर दिया प्रोमिस सभी कंट्रीज को कि भाई मैं हूं ना, जो अपनी डॉलर की प्रिंटिंग है ना उसको बहुत ही लिमिटेड रखूंगा। लिमिटेड का मीनिंग क्या है, आपको पता है, जो भी कोई आपका हर एक देश है, उस देश के अंदर उसका एक आपका सेंट्रल बैंक होता है। जैसे हम बात करते हैं इंडिया, तो इंडिया के अंदर हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई। वैसे ही आपका यूएसए के अंदर कौन है, फेड रिजर्व। तो ये आपके क्या करते हैं, उस देश के अंदर वो जो उसकी करेंसी है वो उसकी छपाई करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जितने भी जो नोट छापे जाते हैं वो कौन छापता है, आपका आरबीआई छापता है। तो वहां पर कौन छापता था, फेड रिजर्व। तो यूएसए ने ये बोला कि भाई मतलब कि मान लो आपने मेरे को वर्ल्ड रिजर्व तो बना दिया, मतलब कि वर्ल्ड करेंसी बना दिया है, अब आगे से जो भी कोई ट्रांजेक्शन होगी वो डॉलर में होगी। अब अगर ये ज्यादा नोट छापता तो क्या होता है, इसकी वैल्यू डिग्रेड होनी स्टार्ट हो जाती, तो लोग इसको यूज ही नहीं करते। तो इसने क्या बोला जी, मैं ना मतलब कि ज्यादा डॉलर नहीं छापूंगा और ये चलता रहेगा। और उससे पहले अगर आप बात देखते हो तो जो भी कोई वर्ल्ड है अपना जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था वो किसकी टर्म्स में करता था, गोल्ड की टर्म में। तो गोल्ड आपका हमेशा ही सही, आप जिस टाइम से मतलब कि आपकी ह्यूमन हिस्ट्री आपकी एग्जिस्ट करती है, तो गोल्ड है वो सभी टाइम से मतलब कि आपका एक बहुत ही प्रीसियस धातु माना गया है आपका। तो इसने क्या किया कि जिन जिन कंट्री के पास गोल्ड के रिजर्व थे वो अपने गोल्ड को यूएसए के पास जमा करवाने लगे, और यूएसए उनको पर औंस के अकॉर्डिंग उनको $35 में उसने मतलब कि रखना स्टार्ट कर दिया अपने पास। अब ये औंस आपकी क्या होती है, ये आपकी एक मतलब कि मेजरिंग यूनिट होती है जो वेट को मेजर करती है। जैसे आप इंडिया के अंदर देखते हो, इंडिया के अंदर क्या होता है वेट को मेजर करने के लिए, ग्राम, किलोग्राम, या जो सोने की जो छोटी क्वांटिटी होती है उसको हम कितने में करते हैं, तोला। ये देख माँ 10 तोले की चैन, या जो भी आपको मतलब कि जो वास्तव का डायलॉग अगर याद आ रहा है तो सेम वो वहां पर तोले में हम यूज करते हैं। तो सेम वैसे यूएसए के अंदर आपका क्या होता है, औंस में उन्होंने क्या किया, तो सभी कंट्रीज ने अपना जो गोल्ड है उनके पास जमा करवाना स्टार्ट कर दिया यूएसए के पास। और उस टाइम पे मतलब कि यूएसए के पास है ना सबसे ज्यादा गोल्ड का रिजर्व था। कितना था, 8,133 टन। कब की बात है ये, 1944 की बात है। अब बाकी कंट्रीज ने भी क्या किया, अपना गोल्ड इसके पास जमा करवाना स्टार्ट कर दिया। तो ये देखो ये जो 8,000 है ये आपका और भी ज्यादा बढ़ के मतलब कि पता ही नहीं कितना अमाउंट हुआ, वो एग्जैक्टली आज तक किसी को नहीं पता है। और इन्होंने दिया किसके भाव में, ये उससे गोल्ड ले लेते और बदले में क्या दे रहे थे, उसको डॉलर दे रहे थे। यहां तक भी बात हमारे को बिल्कुल समझ में आ रही है। और इस इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को क्या बोल दिया गया, दिस इज नोन एज योर ब्रेटन वुड सिस्टम, क्योंकि ब्रेटन आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रेटन के अंदर ही। तो इसी कॉन्फ्रेंस के लिए इसी सिस्टम को क्या बोल दिया कि भाई अब आगे से अगर किसी भी देश को वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से लोन चाहिए तो वो किसकी टर्म में लेगा, डॉलर में लेगा, और अपनी रिजर्व करेंसी के तौर पे इसको रखेगा। कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा तो वो इसके तौर पे कर सकता है। तो आप देखो मतलब कि बैठे बैठाए यूएसए को कितना ज्यादा फायदा हो गया। जबरदस्ती का जो कहते हैं ना मतलब कि खाम खा किसी को चौधरी बना देना, तो वो वाली स्टेटमेंट होगी। और चौधरी बनाया भी ठीक था, सभी की हालत क्या थी, आपकी टाइट थी। अब यूएसए का यहां तक तो ठीक है जी, चौधरी तो बना दिया इसको। इसने मतलब कि प्रॉमिस क्या किया था कि मैं ज्यादा नोट नहीं छापूंगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम आपका निकलता गया तो यहां पर कहानी के अंदर आपका ट्विस्ट आ जाता है। अब आपकी जो यूएसए है उसका वियतनाम के साथ लड़ाई छिड़ जाती है। अब अगर कोई भी देश अगर किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई करता है तो उसके क्या होंगे, रिसोर्सेज तो आपके खत्म होंगे ही होंगे, उसकी इकोनॉमी है वो भी आपकी डाउन जाएंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो आपके हर्ट हो जाएंगे, जो भी उसका बिजनेस चल रहे हैं वो भी आपके ठप होने स्टार्ट हो जाएंगे, जो वहां की करेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो घटनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वियतनाम वार के अंदर ये देखो आपका वियतनाम वार ग्रोज आपकी मतलब कि वो बढ़ती गई, और उसके बाद मतलब कि लगातार आपकी 12 साल तक चली है ये आपकी। तो 12 साल में आप समझ सकते हो क्या हालत हुई होगी। तो इन्होंने क्या किया, अपने डॉलर की जो छपाई है ना वो और बढ़ा दी।
बढ़ाते गए और उसकी वैल्यू डॉलर की क्या होती जा रही थी, घटती जा रही थी। अब पूरे वर्ल्ड को ये चीज समझ में आ चुकी थी कि भाई जो ये हमने वर्ल्ड के अंदर जो ये डॉलर वाला सिस्टम कर दिया ना, इंटरनेशनल इसको मनी बना दिया या लेन देन के लिए, कि भाई ये हमने बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। पूरे वर्ल्ड को ये चीज समझ में आ गई थी। अब इन्होंने क्या सोचा, भाई ये काम करते हैं, टाइम रहते रहते अपना इसका डॉलर तो इसको वापस कर देते हैं यूएसए को, और यूएसए से जो हमने गोल्ड दिया था इसको, उसको हम क्या कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। अब देखो दिक्कत भी क्या आ चुकी है, आपका उसने लिया किस भाव में था, $35 पर औंस में लिया था। एक औंस के उसको कितने दिए थे, $35 दिए थे। अब उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो चुकी है, तो आपका देखो वो एक औंस तो वो एज इट इज रहेगा, लेकिन अब वो $35 की जो वैल्यू है वो कितनी हो चुकी है, $20 के आसपास हो चुकी है। तो देखो आधा नुकसान तो उनको वहीं पर हो गया सारी कंट्रीज को, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि चल यार मतलब कि मरे मराए तो पड़े ही हैं बिल्कुल, तो अपना कुछ ना कुछ तो मतलब कि जुगाड़ कर ही लेते हैं, जितना मिल रहा है वो तो ले लेते हैं। तो अब कंट्रीज ने यूएसए से क्या किया, अपने जो गोल्ड के रिजर्व हैं वो मांगने स्टार्ट कर दिए कि भाई पकड़ अपना डॉलर और हमारे को तो हमारा गोल्ड ही वापिस कर दे। अब यहां पर देखो अमेरिका ने उनको क्या दिखा दिया, बाबा जी का टुल्लू, आजा ले ले, मैं तो नहीं दे रहा। देखो उसने रिचर्ड निक्सन, उस टाइम पे वहां के निक्सन आपके प्रेसिडेंट थे, उनके राष्ट्रपति थे, तो उसने फ्रांस को भी और जो जितनी भी बाकी अदर कंट्री थी उन सभी को मतलब कि गोल्ड देने से मना कर दिया। वो तो क्या थे, डॉलर उसको बदले में देना चाहते थे कि भाई अपने डॉलर पकड़ हमारा गोल्ड दे दे, लेकिन उन्होंने क्या दिखा दिया, बाबा जी का टुल्लू दिखा दिया। तो अब देखो सारी कंट्रीज की मतलब कि कैसी हालत हो चुकी है, आप समझ सकते हो उनके मन पे मतलब कि क्या बीत रही होगी। अब तो यहां पर हमारा क्या है, जो ये ब्रेटन वुड सिस्टम बनाया गया था ये आपका फेल हो गया बिल्कुल। अब फेल तो हो गया, और जितनी भी जो कंट्रीज थी उन सभी के पास जितना भी जो डॉलर पड़ा हुआ था वो सारा क्या हो गया, उसकी वैल्यू जीरो होगी। आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 की रात, जिस रात को मोदी जी ने क्या बोला था रात को टीवी पे आके कि भाई आज रात 12 बजे से आपके 500 और 1000 के नोट हैं वो आपके खत्म। आपके क्या हो गए थे, नेक्स्ट डे उठते वो कागज के टुकड़े। तो सेम कुछ ऐसी हालत सभी देशों के साथ हुई, पूरे वर्ल्ड के साथ, और उनका गोल्ड की वैल्यू तो एज इट इज थी। तो आप देखो पूरे वर्ल्ड के साथ क्या हालत है। लेकिन यूएसए को क्या लगा, यार ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये मतलब कि गोल्ड भी देने से मना कर दिया। और उस टाइम पे आपका जो रसिया है, चाइना है, इनके पास आपके न्यूक्लियर वेपन डेवलप हो चुके थे। और उससे पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए के पास ही आपका न्यूक्लियर वेपन होता था। आपको याद होगा जापान के ऊपर इसने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिराया था, तो सबसे ज्यादा पावरफुल भी था। लेकिन चाइना और रसिया के पास भी क्या थे, न्यूक्लियर वेपन डेवलप हो चुके थे। अब यूएसए ने सोचा भाई अगर मान ले मैं ना तो इनको पैसा दूंगा, ना इनको मतलब कि डॉलर लेके इनको गोल्ड दूंगा, तो क्या होगा, कल को एक लड़ाई हो सकती है और पूरा का पूरा वर्ल्ड मेरे खिलाफ खड़ा हो सकता है। तो अब यहां पर इसने यूएसए ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। मास्टर स्ट्रोक इसने क्या खेल लिया, ये गया कहां पर, सऊदी अरब के पास। अब सऊदी अरब के अंदर आपको पता है जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल, जिससे हम बाद में आपका एविएशन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या जो मिट्टी का तेल बोलते हैं जिसको, वो सारे मतलब कि निकालते हैं, तो वो क्रूड ऑयल से निकलते हैं। तो सऊदी अरेबिया के पास क्या था, क्रूड ऑयल बहुत ही ज्यादा मात्रा में था। और जितनी भी ओपेक कंट्री हैं, ओपेक कंट्री कौन सी हैं, जो जिनके पास क्रूड ऑयल है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में है और वो उसको क्या करती हैं, बेच देती हैं। तो उसने सऊदी अरेबिया के पास जाके उसको ये बोला कि भाई बात सुन, या तो तू आगे से अब अपना जो क्रूड ऑयल है ना वो डॉलर में बेचेगा, अगर नहीं बेचेगा तो एक काम कर, मैं तेरे ऊपर अटैक कर रहा हूं, तो अपना मतलब कि तैयार हो जाए अपनी सेना को लेके। एक्चुअल में तो उसको कंडीशन यही दी गई होगी, लेकिन सऊदी अरेबिया क्या बोलता है उसको, मतलब कि ऑफिशियली क्या बोला गया कि भाई तेरे जितने भी जो क्रूड ऑयल के रिजर्व है ना, जहां जहां से तू क्रूड ऑयल को निकालता है, मैं उनको प्रोटेक्शन दूंगा। प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या है, अगर कोई उनके ऊपर अटैक करेगा ना तो उसकी मतलब जिम्मेवारी मैं लेता हूं, उससे मतलब कि लड़ाई करके तेरे को मैं बचाऊंगा उनसे। लेकिन ये तो दिखावे के लिए थी, बाहर ये चीज बोली गई, लेकिन हकीकत में क्या थी, या तो डॉलर में बेच अपने तेल को, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। और सऊदी अरेबिया उस टाइम पे आपका जो इजराइल कंट्री है, इजराइल का नाम आप सभी ने सुना होगा, वो उसके साथ लड़ाई कर चुका था और लड़ाई में उसकी बहुत ही बुरी तरह से हार हुई थी। तो देखो सऊदी अरेबिया बेचारा पहले से ही डरा हुआ था, और यूएसए वो हमेशा से क्या है, इजराइल को साथ देता आ रहा था। अब सऊदी अरेबिया भी क्या करता, यूएसए की बात माननी पड़ती मजबूर में आके, तो उसने उसकी बात मान ली, और बाकी जो ओपेक नेशन है उन्होंने भी ये बात मान ली। और वहां से हमारे पास एक नई करेंसी निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं पेट्रो डॉलर, कि भाई अब जो भी देश है ना उनके पास जो डॉलर पड़ा हुआ था, जिसकी वैल्यू देखो यहाँ पर ये जीरो हो गई थी, अब वो जीरो से वो फिर से क्या है, उससे वो पेट्रोल खरीद सकते हैं, वो क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं। तो अब मतलब कि उससे पहले अगर हम बात करते हैं, जो सऊदी अरेबिया ओपेक नेशन है वो किस में बेचते थे, क्रूड ऑयल को बेचते थे
इन द एक्सचेंज ऑफ फिजिकल गोल्ड। वो गोल्ड लेते थे और तब जाके दूसरे देशों को तेल देते थे, लेकिन वहां से क्या हुआ, पेट्रो डॉलर का आपका इन्वेंशन हो गया। तो डॉलर जो है आपका एज इट इज, फिर से वो उसकी वैल्यू है वो एज इट इज बनी रहेगी, और आज के दिन भी मतलब कि वो क्या है, वो चलता ही आ रहा है उस टाइम से लेके अब तक। तो अब आपके जो स्टार्टिंग में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि क्यों डॉलर को ही हम क्या करते हैं, फॉरेक्स रिजर्व में रखते हैं, क्यों डॉलर से ही सारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं, या आपका जो मतलब कि डॉलर है, जो अमेरिका का डॉलर हो गया, अब ये डॉलर की जो ट्रांजेक्शन करता है ना, तो उसके लिए अमेरिका ने अपना एक सॉफ्टवेयर बना रखा है जिसको वो क्या बोलता है, स्विफ्ट। ये आपकी जो मारुति की जो गाड़ी है ना, वो वाली स्विफ्ट नहीं है, ये आपका सिस्टम है स्विफ्ट। अब इसके थ्रू ये क्या करता है, अगर कोई भी एक देश है वो दूसरे देश को अगर $1 भी ट्रांसफर करना चाहता है ना, तो वो स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू होता है। और ये किसका सिस्टम है, आपके यूएसए का। तो देखो वर्ल्ड के अंदर जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वो किस में रहा है, डॉलर में हो रहा है, और वो स्विफ्ट सिस्टम कौन कंट्रोल करता है, यूएसए। तो इसीलिए यूएसए है ना दूसरे देशों के ऊपर सैंक्शन लगा देता है। तो आपके जितने भी स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन थे, आई होप वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको कुछ भी नई चीज सीखने को मिली तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चीजें अगर पसंद आती हैं तो लाइक करो और शेयर कर सकते हो आप। कमेंट बॉक्स में आप अगर जो भी कोई नेक्स्ट टॉपिक है, जो भी आपके माइंड में कोई आपका ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप वीडियो चाहते हो, तो आप वो बताओ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।